मैं आज से स्टार्ट करवा रहा हूँ नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क। ठीक है, सो नेक्स्ट.जेएस हम ज़्यादा टाइम एक्सप्रेस पे इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में अभी एक्सप्रेस यूज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको अगर बनाना होगा नोड के थ्रू तो सबसे टॉप जो फ्रेमवर्क मार्केट में चल रहा है वो नेक्स्ट.जेएस ही। तो मैंने आपको एक्सप्रेस लगभग एक सप्ताह हो गया है, 1-2 सप्ताह हो गए हैं एक्सप्रेस पढ़ाते पढ़ाते बेसिक राउट मैंने बनाना बता दिया है। इसमें ज्यादा हम डीप डाइव नहीं करेंगे, इसको ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। टाइम हमें उस फ्रेमवर्क को देना है, मैक्सिमम टाइम उस फ्रेमवर्क को देना है जिसको सीखने के बाद आपकी जॉब लग सकती है अच्छी कंपनीज में। ठीक है, सो मैक्सिमम टाइम हम कहां पर देंगे, अब नेक्स्ट.जेएस पे देंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी एक्सप्रेस के अंदर पढ़ा रखे हैं, जितने भी अभी तक मैंने पढ़ा है, वो एक बेसिक लेवल पर है, समझ के लिए है, आपके सीवी में लिखने के उद्देश्य से कि हाँ एक्सप्रेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है। मगर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं ट्रेनिंग के दौरान वो आपको किस में बनाने हैं, नेक्स्ट के अंदर ही बनाने हैं। और कंपनी में जिस दिन प्लेस हो जाओगे वहां पर भी आपको फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना पड़ेगा 100% लिख के रख लेना कि मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, कंपनी में अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो आपको डेवलपमेंट किस में करवाएंगे, कंपनी वाले नेक्स्ट में ही करवाएंगे। तो समझदारी इसमें है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय, जो हमारा कीमती समय है, हम उस टेक्नोलॉजी को सीखने में इन्वेस्ट करें जिससे हम उस चीज को और भी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो हम इसीलिए नेक्स्ट सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट.जेएस जो फ्रेमवर्क है ये हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड का कॉम्बिनेशन है। अगर आप नेक्स्ट.जेएस को सीख लोगे तो आप अपना फ्रंट एंड वेबसाइट का भी काम कर सकते हैं और बैक एंड का भी कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट एंड अगर हमें करना है तो हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए हमें फ्रंट एंड में, बताइए। ठीक है ना, फ्रंट एंड अगर हमें फ्रंट एंड करना है तो हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, हमें HTML आना चाहिए, हमें CSS आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। और अगर हम फ्रेमवर्क पे किसी पे काम करना है तो हमें क्या आना चाहिए, बैकएंड आना चाहिए, React.js आना चाहिए। ठीक है ना, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और React ये सब के सब किसके अंदर अवेलेबल है, नेक्स्ट.जेएस के अंदर। मतलब नेक्स्ट.जेएस सीखने वाले बंदे को कंपनी में फुल स्टैक इंजीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब हो गया कि वो जो डेवलपर है वो फ्रंट एंड का काम भी कर लेगा, मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और React का काम भी कर लेगा वो बंदा। कौन बंदा, React का नेक्स्ट.जेएस का इंजीनियर। और साथ साथ में वो आपकी कंपनी में क्या काम करने में कैपेबल होगा, वो बैकएंड का काम भी करने में कैपेबल होगा। अब बैकएंड की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो मेनली टेक्नोलॉजी हमारी नोड.जेएस है। बैकएंड की टेक्नोलॉजी हमारी कौन सी है, नोड.जेएस। नोड.जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना, नोड.जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। नोड.जेएस का ही एक फ्रेमवर्क हमने अभी कुछ सप्ताह से हम पढ़ रहे थे, वो हमारा क्या था, एक्सप्रेस.जेएस। समझ में आया। सो नेक्स्ट.जेएस सीखने से, नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क सीखने से आप फ्रंट एंड का भी पूरी वेबसाइट का काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको ये प्रोजेक्ट बनवा रहा हूं जस्ट डायल वाला, इस जस्ट डायल का ये जितना भी फ्रंट एंड वाला जो ये डिजाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो कुछ भी है, ये सारा के सारा मैं किस में कर सकता हूं, नेक्स्ट.जेएस में कर सकता हूं। और उसकी कौन सी कैपेबिलिटी होगी, फ्रंट एंड वाली कैपेबिलिटी होगी। सो नेक्स्ट.जेएस के अंदर बिल्ट इन क्या है हमारे पास, यहां पर अगला पॉइंट है, नेक्स्ट.जेएस हैज बिल्ट इन React.js। ठीक है ना, नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन React है। ठीक है ना, तो अगर आप नेक्स्ट.जेएस को सीख लोगे तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या सीख लोगे, React भी सीख जाओगे। समझ में आ रहा है। और जो बच्चे React सीख के आ रहे हैं उनके लिए तो नेक्स्ट बहुत आसान होने वाला है। ठीक है ना, और अगर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगा, तो जो बच्चे नए हैं वो भी घबराना नहीं है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। समझ में आ रहा है। और बैकएंड की सारी कैपेबिलिटीज है। बैकएंड में हमारे पास एक चीज और होती है, क्या बताइए, वी हैव डाटाबेस। ठीक है ना, तो बैकएंड जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाटाबेस के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो यहां पर हम डाटाबेस, हम बेसिकली क्या यूज कर लेंगे, हम एसक्यूएल का यूज कर लेंगे, MySQL हम यूज कर लेंगे। ठीक है ना, सो ये सारी चीजें हमें देखनी है वन बाय वन। सो मैं एक्सएम स्टार्ट कर लेता हूं। एक्सएम का कंट्रोल पैनल मैंने चालू किया, यहां पर हम गए, कंट्रोल पैनल हमने चालू किया है यहां पर। ठीक है, ये MySQL की सर्विस चालू करेंगे, ये ब्लैक टर्मिनल शेल। ठीक है, MySQL -u रूट -p इंटर इंटर
शो डेटाबेसेस, ठीक है ना। ये मल्टीपल हमारे पास डेटाबेसेस अवेलेबल है, ठीक है, और मल्टीपल हमारे पास डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। आज की डेट हो रही है 6 जनवरी 2025, तो उसी नाम का मैं डेटाबेस बनाऊंगा, क्रिएट डाटाबेस जनवरी 6_2026 और अंडर लास्ट में डीबी आप लगा सकते हो, _db। तो जो डेट होगी उसी नाम का आपको क्या बनाना है, डेटाबेस। प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से मैं क्लास को इस तरीके से बताता हूं कि आज से जो 3 महीने पहले पढ़ा है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। भाई ये क्लास, ये कमांड पढ़ाए हुए मुझे 8 महीने हो गए इन फ्रंट एंड वालों को, जब कभी मैंने इनको पढ़ाया होगा भाई ये कमांड है, मगर मैं मेरी आप क्लास को ऑब्जर्व करोगे ना तो मैं इस तरीके से सिखाता हूं, इस तरीके से क्लास को लेता हूं कि यार कुछ ना कुछ चीजें सारी रिवीजन होती रहती है। आप बार बार रोज देखते हो यार सर ये ब्लैक टर्मिनल खोल के बैठ जाते हैं, सर रोज नया डेटाबेस बना देते हैं, तो भाई मैं ऐसा क्यों करता हूं, रिवीजन पर्सपेक्टिव आपको डेली देखने को मिलेगा ना, डेली सुनने को मिलेगा, यार ये तो डेली का काम है सर का। भाई क्यों, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उससे, ठीक है ना, आपको फ्लो क्लियर होगा, यार डेटाबेस ऐसे बनाते हैं, ऐसे टेबलें बनाते हैं, ऐसे अंदर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप डेली देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, समझ में आ रहा है ना। वो डेली के डेली असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं, जो बताया क्लास में वो आपको फॉलो करने हैं, तो भाई प्रैक्टिस क्यों नहीं होगी आप लोगों की। उसके बावजूद भी आप, मैं कुछ पूछता हूं तो आपके जवाब नहीं होते हैं देने के लिए, समझ में आ रहा है। तो डाटाबेस मैंने आज की क्लास में बनाया है तो देख के बनाना है अपने को, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने शो डाटाबेसेस वाली कमांड से मैं डाटाबेस देख लूंगा, ठीक है ना। ये देखो मेरा जनवरी 6/2026 नाम का डेटाबेस बन गया है, ठीक है ना। मैंने आपको MS पेंट में यहां पर बताया था, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि हमारे डाटाबेस के अंदर कौन होता है, टेबल होती है, और टेबल के अंदर डेटा होता है, ठीक है ना। डाटाबेस के अंदर टेबल होगी, टेबल के अंदर डेटा होता है। जैसे ये आपका लैपटॉप बैग है, इस बैग के अंदर क्या होगा, बहुत सारी कॉपीज हैं, हर कॉपीज के अंदर आप क्या करते हो, लिखते हो। लिखी हुई चीज गायब हो जाती है क्या अगले दिन, होती है ना। तो आपका लैपटॉप बैग ये किस तरीके से काम करेगा, आपके डेटाबेस की तरह। उसके अंदर बहुत सारी जो कॉपी हैं जिसमें आप लिखते हो अलग अलग सब्जेक्ट की, वो आपके लिए किस तरीके से काम कर रही है, टेबल्स। और लिखते कहां पर है, वो कॉपी के अंदर ही लिखते हो, है ना। लैपटॉप बैग के ऊपर तो लिखते नहीं हो। तो मैं समझाने के उद्देश्य से आपको समझा रहा हूं कि टेबल्स जो है वो आपकी कॉपी की तरह काम कर रही है, और आपके पास उस बैग के अंदर एक कॉपी होती है कि मल्टीपल कॉपीज होती है, मल्टीपल कॉपीज होती। अब बैग आप बहुत सारे बैग लेके आते हो कि एक ही बैग लेके आते हो। एक लैपटॉप बैग में आपका जो एक स्कूल बैग है, कॉलेज बैग है, वो बैग आपके पास एक ही होता है, मगर उस बैग के अंदर आपके पास क्या होती है, मल्टीपल कॉपीज होती हैं। और उन कॉपीज के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, जो भी नोट्स लिखते हो, वो आप उसके अंदर लिखते हो। तो वो आपकी क्या हो गई, वो आपका डेटा हो गया। ये लैपटॉप बैग, ये आपका कॉलेज स्कूल वाला बैग, उसके अंदर मल्टीपल कॉपीज, और मल्टीपल कॉपीज के अंदर जो आप लिख रहे हो वो क्या है, आपका डाटा। और लिखा हुआ अगले दिन गायब हो जाता है क्या भाई, रहता है ना, हमेशा रहता है। तो वो डेटा आपका टेम्पररी है कि परमानेंट है, परमानेंट। तो ये इस डायग्राम से आपको चीजें मैंने क्लियर करवा दी है, ये कभी भूलना मत, ठीक है ना। सो भाई ये डाटाबेस है, और इस डाटाबेस के अंदर जाना होगा मुझे, इस डाटाबेस के अंदर जाना होगा। डाटाबेस के अंदर जाने के लिए मुझे कौन सी कमांड यूज करनी है, यूज स्पेस, डाटाबेस का नाम जनवरी 6/2026 _ DB और सेमीकोलन। हर कमांड के लास्ट में क्या लगाना जरूरी है, सेमीकोलन। अगर नहीं लगाएंगे तो एसक्यूएल कमांड रन नहीं हो पाएगी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। सो ये हम यहां पर इंटर किए, और आप देखना पहले नन था, अब प्रॉम्प्ट चेंज होके आपका डाटाबेस आ गया। इसका मतलब आप किसके अंदर आ चुके हो, टेबल के अंदर आ चुके हैं। अब डाटा लिखने का काम, सॉरी, आप किसके अंदर आ गए हो, डेटाबेस के अंदर आ गए, ठीक है ना। आप डेटाबेस के अंदर आ गए। अब इसके अंदर आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल क्यों बनाना चाहते हो, क्योंकि हम डाटा को लिखना चाहते हैं, डेटा को स्टोर करना चाहते हो। तो यहां पर हम अपनी टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने यहां पर दे दिया students_dbl, ठीक है ना। जब डाटाबेस बनाया तब मैंने लास्ट में क्या लिखा, _db। जब टेबल बनाया लास्ट में मैंने क्या लिखा, _tbl। ये ऐसा लिखना हमें चाहिए, जरूरी नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी टेबल
बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरा कन्वेंशन में बता रहा हूं, मेरा नियम में बता रहा हूं कि भाई मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कि आप नहीं लिखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, मैं हमेशा क्या करता हूं, कोई सी भी मुझे टेबल बनानी होती है तो मैं लास्ट में उसमें क्या लिख देता हूं, टीबीएल, जिससे नाम देख के ही पता लग जाता है कि भाई डाटाबेस है के टेबल है ना। प्रीफिक्स अगर हमें लास्ट का प्रीफिक्स मिल जाएगा, पोस्टफिक्स मिल जाएगा, तो हमें ये हो जाएगा। अब डेटा टाइप इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर, इंक्रीमेंट, और मुझे स्टूडेंट का क्या स्टोर करना है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम किस में स्टोर करना है, वेरकेर में। ठीक है ना, तो वेरकेर क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप हो गया। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। अब मैं फर्स्ट नेम ही स्टोर करना चाहता हूं, ये किया मैंने। और मैंने यहां पर मैं क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट करता हूं। गड़बड़ हो गई क्या? क्या प्रॉब्लम है बताओ। क्रिएट टेबल, टेबल ने इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ठीक है, मैं अभी इसको और इजी कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर फुल नेम, वेरकेर 255 राउंड ब्रैकेट, क्वेरी ओके। ठीक है ना, वो इंटीजर, सॉरी आईडी इंटीजर, मैंने कॉलम का नाम तो मिस कर गया, मैं कॉलम का नाम मैं मिस कर गया। सो यहाँ पर सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम राउंड ब्रैकेट, और क्या मिस कर गया मैं कॉलम नेम तो सर मिस कर गया। फिर मैंने क्या लिख दिया, डेटा टाइप लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर कंस्ट्रेंट। ठीक है ना, कंस्ट्रेंट। तो क्या चीज मिस कर गया, तो यहाँ पर आप चीज नोटिस करना, मैंने आईडी लिख दिया। मैंने यहाँ पर इंटीजर से शुरुआत कर लिया, बट लिखना क्या मुझे था, पहले आईडी लिखना था। तो आईडी क्या हो गया मेरा, कॉलम का नाम, और इंटीजर क्या हो गया मेरा, डेटा टाइप। ठीक है ना, तो वो गलती मैंने करी थी, तो इसको आप फिक्स कर लेना। इसलिए सिंटेक्स याद होने चाहिए, सिंटेक्स से हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, भाई फॉर्मूला ये है और इस फॉर्मूले से कंपेयर कर करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, सो ये हुआ। अब शो टेबल्स, शो टेबल्स, यहां पर देखना, शो टेबल्स एक्सप्लेन किया मैंने, एक्सप्लेन स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, ये मैंने स्टूडेंट्स किया, इसको मैं कर लूं, एक्सप्लेन किया मैंने। अब मैं इसमें रिकॉर्ड डालने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर वैल्यूज के लेफ्ट हैंड में आएगा कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है, फुल नेम, और यहाँ पर ठीक है ना, जैसे आस्था। ठीक है ना, सो मैंने स्टूडेंट का नाम स्टोर किया, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सिलेक्ट, इसके डाटा को देखने के लिए क्वेरी ओके आ रहा है, क्वेरी ओके आ रहा है। इसका मतलब मैंने उस डेटा को कहाँ स्टोर कर दिया है, टेबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। ठीक है ना, उस डेटा को मैंने टेबल के अंदर स्टोर कर दिया है। सो यहाँ पर मैंने उस डेटा को मैंने उसके अंदर स्टोर कर दिया है। सो जो भी डेटा है, मुझे जो भी डेटा लिखना होगा, उस डेटा को मैं अंदर लिख सकता हूं अपनी टेबल के अंदर। सो मैंने लिख दिया है। अब डेटा देखने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सो स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल सेमीकोलन, और यहां पर आप देखिएगा वो मेरा रिकॉर्ड आ चुका है। तो इस तरीके से आप बेसिक क्रट करने में आपको अच्छी तरीके से आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब चलिए हम सेटअप करते हैं। इतना काम मैं आपको रिवीजन पर्सपेक्टिव सबको बता रहा हूँ कि आपको डेली करना है। अब हम नेक्स्ट जेएस का एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। ठीक है, सो हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है डी ड्राइव में। डी ड्राइव में कोई सा भी एक फोल्डर बना लेना आप, जैसे मैंने बना लिया ओकेलैब्स ट्रेनिंग। ठीक है ना, ओकेलैब्स ट्रेनिंग जनवरी 2026 नाम से मैंने क्या किया,
मैंने एक फोल्डर बना लिया है ना, और इसके अंदर मैं आज की डेट मेरी 6 जनवरी है 2026, तो उस नाम का मैं प्रोजेक्ट बना के काम स्टार्ट कर सकता हूँ। सो ताकि सारा काम है ना डेट वाइज ऑर्गेनाइज हो जाए, सारा जो भी हम वर्क कर रहे हैं सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको अपने जाना पड़ेगा टर्मिनल पर। आपके पास कौन सा टर्मिनल होना चाहिए? एक गिट बैश क्लियर वाला। ये टर्मिनल आपके लैपटॉप में अगर नहीं है, इसका मतलब आपने क्या इंस्टॉल नहीं कर रखा है? गिट एससीएम इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो आपने गिट एससीएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया अपने लैपटॉप में, तो ये आपको करना पड़ेगा सर, ठीक है ना। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, तब जाके आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा गिट बैश क्लियर वाला, ठीक है ना। इस गिट बैश क्लियर को आप करोगे और यहाँ पर आप इसको स्टार्ट करना, ठीक है ना। क्या इंस्टॉल करना है आपको? गिट एससीएम, ठीक है। तो ये गिट बहुत जरूरी है सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए। सो यहाँ पर आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे? गिट एससीएम, ठीक है ना। एससीएम का मतलब होता है सोर्स कोड मैनेजर, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तो आप अपने कोडिंग को, जो भी आप कोड लिख रहे हो उस कोड को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम गए और हमारे नेक्स्ट जेएस वाले प्रोजेक्ट में हम जो है इस नेक्स्ट पे आप तभी काम कर पाओगे जब आपके लैपटॉप में क्या इंस्टॉल्ड होगा? नोड जेएस इंस्टॉल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप टर्मिनल पे जाके सबसे पहली चीज तो ये चेक कर लो नोड डैश वी। तो नोड मेरे लैपटॉप में कौन सा इंस्टॉल्ड है? 22, ठीक है ना। और आपने नोड जेएस इंस्टॉल कर रखा है, वेरी गुड। तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हो कि यार मैं नेक्स्ट जेएस पर तभी काम कर सकता हूं जब मेरे लैपटॉप में क्या इंस्टॉल्ड हो? नोड जेएस इंस्टॉल्ड हो। तो नोड का वर्जन चेक करने के लिए नोड डैश वी कमांड हम चलाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये नोड डैश वी जो कमांड है ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तो हो गई हमारी कमांड, और उसके बाद जो भी आता है उसे हम क्या बोलते हैं? CLI argv1। सिखा रखा है ना भाई। ये माई एसक्यूएल में घुसे, आपने डैश यू लगाया, रूट लगाया, डैश पी लगाया, तो मैंने सिखा रखा है भाई ये जो पहली चीज होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको कमांड बोलते हैं। उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, CLI arg। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। पता होना चाहिए कि भाई ये कमांड हो गई और ये क्या हो गई हमारे, उसका आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है ना। तो नोड डैश वी में समझ में आया, नोड क्या है? कमांड है, और डैश वी क्या है? उसका आर्ग्यूमेंट है। समझ में आ रहा है ना। तो जगह जगह आपको अलग अलग टाइप की कमांड मिलेगी आपको। यहाँ पर npm डैश वी किया मैंने, तो बताओ ये npm क्या हो गई? कमांड हो गई। और ये डैश वी क्या है? उसका आर्ग्यूमेंट हो गया। ये आर्ग्यूमेंट जो है इस कमांड को भेजा जा रहा है इंटरनली, ठीक है ना। तो ये बेसिक समझ अपने को होनी चाहिए। यहाँ पर हम गए, हम कंफर्म हो गए कि यार हम नेक्स्ट.जेएस पे तभी काम कर पाएंगे जब हमारे लैपटॉप में क्या इंस्टॉल्ड हो? नोड.जेएस हो, ठीक है ना। नोड.जेएस हमारे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं इस कमांड को ले सकता हूं, और इस कमांड को लेने के बाद यहां से मैं इस कमांड को पेस्ट कर सकता हूं। इस कमांड का नाम है npx create next step @latest। इस कमांड को मैं चलाऊंगा और यहां पर इंटर करूंगा मैं, और ये हमारे लिए ये नेक्स्ट.जेएस का पूरा फ्रेमवर्क हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल करेगा, ठीक है ना। अब ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि भाई आपके इस प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाह रहे हो, तो मैं इस प्रोजेक्ट को नाम दे देता हूं next1। हो सकता है मैं कल कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो उसको next2 दे दूंगा, परसों कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे अपन मिलके तो उसको next3 दे देंगे। या और कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में गए और आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई जस्ट डायल पे काम करना है, तो अपने को प्रोजेक्ट किससे स्टार्ट करना है? जो प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है ना। तो मैं आज प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूं next1। इसमें यहाँ पर यूज रिकमेंडेड डिफॉल्ट्स दे रखा है, इसकी बजाय आप यहाँ पर कर सकते हैं ये डाउन एरो में जाके कस्टमाइज सेटिंग्स, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को, नेक्स्ट के प्रोजेक्ट को हम अपने हिसाब से सेटअप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि क्या टाइपस्क्रिप्ट यूज करें क्या, ठीक है ना। तो टाइपस्क्रिप्ट अभी हमें यूज नहीं लेना है, अभी हम काम करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट पर। जावास्क्रिप्ट का अगला वर्जन जो है वो क्या है? टाइपस्क्रिप्ट है, ठीक है ना। टाइपस्क्रिप्ट है। टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट में ही कुछ चेंजेस करके नया बना दिया। किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट सुना है? बिल गेट्स का नाम सुना है? किसकी कंपनी है वो? माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? जावास्क्रिप्ट को लिया और उसमें थोड़ी कुछ चीजें नई डाल दी और उन्होंने अपनी खुद की एक लैंग्वेज बना दी टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है?
टाइपस्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट का इंप्रूव्ड वर्जन है। कभी इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, सो टाइपस्क्रिप्ट इज द जावास्क्रिप्ट इंप्रूव्ड वर्जन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। समझ में आया? हम पूरा फोकस अभी किधर कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। हम टोटल नेक्स्ट जेएस को अभी हम सीखेंगे, पूरा नेक्स्ट जेएस का पूरा नेक्स्ट जेएस हम सीखेंगे किसकी बदौलत? जावास्क्रिप्ट। आगे चल के जब आप कंपनीज में चले जाओगे तो कंपनी में हो सकता है नेक्स्ट जेएस पूरा डेवलप आपको करना पड़ जाए, किसकी मदद से? वो आपको डेवलप करना पड़ जाए टाइपस्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है ना। बट हम तो अभी बिगिनर हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं, तो हमें शुरुआत किससे करनी चाहिए? टाइपस्क्रिप्ट से करनी चाहिए। तो यहां पर ये बोल रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट यूज कर लें क्या, तो यस करूं कि नो करूं? नो। अगर आप बिगिनर हो तो नो, अगर आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो फिर यस करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बिगिनर हैं तो हम टाइपस्क्रिप्ट में यहां पर नो किया मैंने। अब ये बोल रहा है विच लिंटर यू वांट टू यूज, ठीक है ना, विच लिंटर यू वांट टू यूज। और अब लिंटर क्या होता है? लिंटर क्या होता है? एक कोड चेकर होता है, कोड एरर चेकर। कोड के अंदर आने वाली एरर्स को चेक करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो मॉड्यूल है, उसका नाम लिंटर होता है। तो लिंटर क्या है? ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपके जावास्क्रिप्ट में अगर आप कुछ गड़बड़ लिख दोगे, कुछ गलत कोड लिख दोगे, तो उसको कौन शो कर देगा? लिंटर शो कर देगा। सो लिंटर इज अ एरर चेकिंग मॉड्यूल इन नोड.जेएस या जावास्क्रिप्ट आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सो व्हाट इज लिंटर? ये एरर चेकिंग मॉड्यूल है। जैसे आप ट्रेन के सफर में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, सफर करते हो, टीटी आता है चेक करने के लिए कि भाई किसके पास टिकट है कि नहीं है, तो उसका काम क्या है भाई? टिकट के लिए चेक करना। उसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में अगर कोई कोड लिखते हो और वो कोड सही है कि नहीं है, इसका चेक करने का काम किसका है? लिंटर का है। तो सिर्फ याद रखो, ये एक्चुअल में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई लिंटर कहाँ काम कर रहा है, बट कहीं पे भी आपको एरर अगर दिख जाएगी तो वो एरर किसने फेंकी होगी, किसने शो करी होगी? लिंटर ने करी होगी। तो कभी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव लिंटर के बारे में पूछ ले, व्हाट इज लिंटर, तो सर इट्स लाइक एरर चेकिंग मॉड्यूल। सो हमारे जावास्क्रिप्ट में whenever we are writing some JavaScript and if the JavaScript contains some error, linter will throw the error। लिंटर जो है उस कोड को पढ़ के अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो वो कंसोल पे एरर शो कर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज इस लिंटर का काम है। तो इसमें ये आपसे बोल रहा है अब मार्केट में कोई एक लिंटर तो है नहीं, मल्टीपल लिंटर्स हैं, अलग अलग एरर चेकिंग के हैं। तो ईएस लिंट है, बियॉम है, नन है। नन मतलब एक भी आपको लिंटर यूज नहीं करना है, तो हम लिंटर यूज करेंगे, हम ईएस लिंट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ईएस जो है, ईएस लिंट हमारा ऑफिशियल है, ऑफिशियल लिंटर, ठीक है ना। ईएस का कोई फुल फॉर्म बता सकते हो? ECH, ECMAScript, ठीक है ना, ECMAScript। सो ES स्टैंड फॉर ECMAScript। जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम है ना ECMAScript है, ECHMA, ECMAScript, ठीक है ना, ECMAScript, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम क्या है? ECMA। What is another name of जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? ECMAScript, है ना। तो कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई ECMAScript आती है ना, आप बोलोगे कि नहीं आती है, तो बोले आपने 2 साल ट्रेनिंग काई की ली? बोले जावास्क्रिप्ट की ली आपने। तो भाई वहां पर आपको सिर्फ इतना सा पता होना है कि भाई जावास्क्रिप्ट को ही क्या कहते हैं? ECMAScript। कभी इंटरव्यू में पूछे ECMAScript आती है, तो यस, ECMAScript मीन्स व्हाट? जावास्क्रिप्ट, है ना। एक व्यक्ति के 2 नाम हो सकते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पर आपको चित्रांश बोल रहे हो और घर पे आपको गोलू चिंटू कुछ बोल रहे हो, तो आपके 2 नाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसके 2 नाम है, ठीक है ना। जो कंपनी में, स्टैंडर्ड कंपनीज में, तो आप देखना कहीं पे भी जॉब ओपनिंग होंगी ना, वो पूछते हैं, वो यूं नहीं पूछते कि आपको जावास्क्रिप्ट आते हैं, वो पूछते हैं ECMAScript, नॉलेज ऑफ ECMAScript रिक्वायर्ड। हमारी कंपनी में काम करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? ECMAScript आनी चाहिए। और फ्रेशर लोग समझ नहीं पाते, तो ECMAScript मतलब जावास्क्रिप्ट। आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। सो ये हो गया। और ये पता नहीं सेटअप मैं फिर से कर लेता हूं, वो एग्जिट कर गया। सो यहां पर मैंने ले लिया नेक्स्ट वन,
कस्टमाइज सेटिंग्स, नो, ये किया मैंने। अब यहां पर ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू यूज रिएक्ट कंपाइलर, ठीक है ना, इसको अभी आप नो कर दो। टेलविंड नो। और वुड यू लाइक टू यूज कोड इनसाइड एसआरसी डायरेक्टरी, तो ये जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि मैं आपका प्रोजेक्ट क्या एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर रखूं कि नहीं रखूं। तो जो जो लोग फ्रंट एंड सीख के आ रहे हैं उनको, जो लोग फ्रंट एंड सीख के आ रहे हैं, रिएक्ट सीख के आ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है, उनको एक एसआरसी नाम की डायरेक्टरी मिलती थी, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए आसान है, अगर आप एसआरसी नाम की डायरेक्टरी के लिए यस कर दोगे तो आपको इस नेक्स्ट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, इस नेक्स्ट जेएस का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो लगभग मिलता जुलता, किसकी तरह मिलता जुलता आपको दिखाई देगा, रिएक्ट जेएस फोल्डर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा कन्वीनियंस के लिए कि यार ये कि यही फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा किधर मिल गया, मेरे को नेक्स्ट में भी वही मिल गया, तो कन्वीनियंस के हिसाब से आप एसआरसी डायरेक्टरी को यस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर यस करूंगा। ये बोल रहा है कि ऐप राउटर यूज करेंगे आप, ये राउटर्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ये राउटर्स क्या होते हैं। तो ये राउटर्स के लिए यहाँ पर आप इसको यूज करेंगे यस, ठीक है ना, और फिर आप नो करेंगे और आपके लिए ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। अब इसमें अगर आप अपने मोबाइल फोन पे अगर चलाओगे तो जो काम मेरे वाईफाई पर यहाँ पर अगर 3 मिनट लगा रहा है तो आपके उसमें 15 मिनट लगने हैं, मोबाइल के अगर हॉटस्पॉट से करोगे। समझ में आ रहा है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट प्रोबेबल है कि कमांड फेल हो जाए, ठीक है ना। मेरे इस पे ऑफिस पे तो ये वाईफाई है, फास्ट स्पीड वाला वाईफाई है, तो मेरे इसमें तो ये, मेरे इसमें भी 2-3 मिनट लगा रहा है फास्ट कनेक्शन होने के बावजूद। जबकि आप मोबाइल हॉटस्पॉट से करोगे तो मोस्टली आपको 15-20 मिनट बैठे रहना है, जैसे ये कमांड चलाओगे ना 15-20 मिनट तो टाइम लगता ही लगता है। और इस पूरी प्रोसेस को पूरा होने में कम से कम 200-300 MB की डायरेक्टरी बनती है, ठीक है ना। अब मैं इसकी फाइल साइज बता देता हूं, ठीक है ना। तो मैं डी ड्राइव में गया, और मैं ओके लैब्स ट्रेनिंग जनवरी में मैं गया, नेक्स्ट वन पे गया। इसके अंदर सारी कोडिंग पड़ी हुई है। किसकी कोडिंग पड़ी हुई है, नेक्स्ट जेएस की। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना, प्रॉपर्टीज, और इसमें आप साइज देखना, भाई कितना साइज आ रहा है, 358 MB। अब आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट पे अगर आप करोगे 1 GB आपको रोज का मिल रहा है, समझना, तो ये 350 MB तो आपके कौन खा जाएगा, ये प्रोजेक्ट सेटअप करने में चले जाएगा। इसलिए अगर आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से कर रहे हो तो मेक श्योर आप अगर सीखना चाहते हो कोडिंग तो पर डे 3 GB आपको चाहिए। और फालतू के वीडियोस मत देखो, इंस्टाग्राम पे मत जाओ और पूरा जीबी किस में कंज्यूम करो, भाई सीखने में आप कंज्यूम करो। कहने का ये मतलब है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जो है, ये जो अभी जस्ट इसमें कुछ भी कोडिंग नहीं है और ब्लैंक रिएक्ट का, ब्लैंक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट मैंने सेटअप किया, उसके बावजूद ये इंटरनेट से जो डाउनलोड हुआ इसने मेरी कितनी बाइट्स कंज्यूम कर ली, कितनी मेगाबाइट कंज्यूम कर ली, 358। सो ब्लैंक नेक्स्ट जेएस project size is approximately 358 MB। समझ में आया कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कर रहे हो तो भाई इतना दिमाग में बिठा लेना, 350 MB होगा तो ही प्रोजेक्ट डाउनलोड होगा, और वो भी 350 आपको होने में 15-20 मिनट बैठे रहना है। मेरे इसमें वो 2 मिनट में हो रहा है, आपके उसमें 20 मिनट लग जाएंगे। अगर अच्छी स्पीड मिली तो फटाफट हो जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। सो नेक्स्ट डेज का प्रोजेक्ट इज रियली हैवी, है ना। सो यहां पर हम गए, इस टर्मिनल पर गए, इस वाले टर्मिनल पर गए, ये लास्ट में क्या आ जाएगा, सक्सेस। और सक्सेस नहीं आ रहा है, बीच में एरर वेरर आ रही है, मतलब समझ लेना आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो थी और बीच में आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको किस चीज के लिए चेक करना है, लास्ट में सक्सेस वर्ड के लिए चेक करना है। अगर सक्सेस वर्ड नहीं आ रहा है तो फिर से ट्राई करो, ठीक है ना। मेरे सक्सेस वर्ड आ गया, मैंने ls-al किया, ये ls-al कमांड से मैं लिस्ट देख सकता हूं, ठीक है ना। एक एक चीज आपको बतानी है कि सर आपने ls कमांड यूज किया, आपने ये किया, आप ये किया, आपने ये, इस कमांड से आप अंदर चले गए, ठीक है ना। अब देखो ये नेक्स्ट वन नाम की मेरे पास क्या है, एक डायरेक्टरी, ठीक है ना। ये पहला कैरेक्टर देखोगे तो इसको बोलते हैं
डी फॉर डायरेक्टरी, और इस पूरी स्ट्रिंग को बोलते हैं परमिशन स्ट्रिंग, ठीक है ना। सो इस डी वाले के अंदर गया मैं cd, और नेक्स्ट वन cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है ना। ये ls किया मैंने, ls-l किया, और ये सारा आ गया मेरे पास, ठीक है ना। इसके बाद आप कमांड चलाओगे कोड स्पेस डॉट, तो कोड स्पेस डॉट से आपका पूरा प्रोजेक्ट ओपन होके आ जाएगा। कोड स्पेस डॉट से क्या होगा, विल ओपन VS कोड एडिटर। आपको ग्रेविटी यूज करना है तो ग्रेविटी यूज कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोड डॉट से क्या ओपन होगा, BAC ओपन होगा, ठीक है ना। और ग्रेविटी से करना है तो ग्रेविटी में मैनुअली जाके आपको वर्क स्पेस वर्क डायरेक्टली मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। सो मैं अभी आपको VS में ही बता रहा हूं, ठीक है ना। कोड डॉट करके मैंने इंटर किया तो देखो कौन लॉन्च हो गया, VS, और ऑटोमेटिकली मेरा वर्क स्पेस भी ऐड हो गया, ठीक है ना। अब ग्रेविटी में अगर मैं करना चाहता हूं तो ग्रेविटी में कैसे करें, ग्रेविटी में ग्रेविटी चालू करना पड़ेगा, यहां पर लिखा मैंने ग्रेविटी, ये एंटी ग्रेविटी लिखा मैंने, इस सॉफ्टवेयर पे गया एंटी ग्रेविटी, ठीक है ना। इसमें एंटी ग्रेविटी में मैंने चालू किया, एंटी ग्रेविटी मेरा ओपन होगा, वहां जाके मेरे को मैनुअली अंदर से जाके वर्क स्पेस ऐड करना पड़ेगा, तो इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो है, ठीक है ना। अब ये देखना, अब एंटी ग्रेविटी पर गए और यहां पर मैं जाऊंगा अब ओपन न्यू विंडो, ओपन न्यू विंडो, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे मैं गया, अब जाके मुझे अपनी डी ड्राइव चूज करनी है, डी ड्राइव पर गया मैं, ओके लैब्स ट्रेनिंग जनवरी 26, नेक्स्ट वन पे गया और यहां जाके सिलेक्ट फोल्डर किए, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा वर्क स्पेस मेरा किस में आ गया, एंटी ग्रेविटी। आपको एंटी ग्रेविटी अच्छा लगता है एडिटर गूगल का तो आप एंटी ग्रेविटी यूज करो, आपको माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड एडिटर ज्यादा अच्छा लगता है तो डायरेक्टली क्या कर लेना अपने को, कोड डॉट करके आप VS में चालू कर सकते हो। ये देखो कितना इजी है VS के अंदर, ठीक है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब सबसे पहली चीज आपको ओपन करके देखनी है पैकेज डॉट जेसन, ठीक है ना। पैकेज डॉट जेसन जो है ये हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है। द फर्स्ट फाइल वी विल लुक एट द पैकेज डॉट जेसन। सो पैकेज डॉट जेसन, इस फाइल को ओपन करना है, एंड इस फाइल को ओपन करने के बाद स्क्रिप्ट सेक्शन को देखना है। पैकेज डॉट जेसन इज अ जेसन फाइल, ठीक है ना। सो पैकेज डॉट जेसन एक जेसन फाइल है जिसके अंदर क्या होंगे, कुछ की होंगे और वैल्यूज होंगे। तो भाई जेसन का फार्मूला आपको पता है, जेसन का फार्मूला होता है एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जिसमें लेफ्ट में की होगा, बीच में कॉलन होगा, राइट में कौन होगा सर, वैल्यू होगा। ये फार्मूला देख लो सर, कॉपी के अंदर 200 बार लिख लेना कि दिस इज द फार्मूला ऑफ अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ फार्मूला ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देखो ये प्रॉपर्टी, ये कोलन, ये वैल्यू, कॉमा, अगली प्रॉपर्टी, अगला कोलन, वैल्यू, कॉमा। समझ में आ रहा है। तो मैं अपने एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कितनी कीज स्टोर कर सकता हूं सर, कितनी कीज स्टोर कर सकते हैं सर, मल्टीपल। इसमें ये भी मल्टीपल कर रखी, इसमें एक की है किस नाम की, स्क्रिप्ट, इसकी वैल्यू की जगह फिर एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आया, वैल्यू की जगह फिर एक ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाला देखना प्राइवेट में वैल्यू की जगह सिर्फ एक बुलियन वैल्यू है, ये इसमें वर्जन में सिर्फ वैल्यू की जगह एक स्ट्रिंग है, मगर इस स्क्रिप्ट के वैल्यू की जगह पर क्या है, फिर से एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, देयर कैन बी ए नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो इस वैल्यू की जगह, इस वैल्यू की जगह फर्दर क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का पैटर्न फिर क्या हो जाएगा सर, फिर वैल्यू की जगह क्या हो सकता है सर, ऑब्जेक्ट का पैटर्न क्या हो गया सर, समझ में आया। फिर वैल्यू की जगह क्या हो सकता है सर, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। तो की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं और की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नेस्टेड भी हो सकते हैं। ये पैटर्न समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो यहां पर स्क्रिप्ट सेक्शन को देखना है। सबसे पहली कमांड डेव कमांड है, ठीक है ना। तो इस डेव कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे हम, पर्टिकुलर npm रन और उसके बाद डेव लिखेंगे, npm रन बिल्ड, npm
रन स्टार्ट या फिर npm स्टार्ट। तो ये डेव को चलाने के लिए आपको npm रन लिखना पड़ेगा आगे। तो देखना npm रन डेव लिखते ही ये चल गया। देखना npm रन डेव लिखते ही कौन सी कमांड चली, नेक्स्ट डेव कमांड चली, ये रही नेक्स्ट डेव। अब बताओ मुझे अगर ये बिल्ड वाली कमांड चलानी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देख देख के ही बता दो। डेव को चलाने के लिए मैंने npm रन डेव लिखा, तो मैं छोटे से बच्चे को भी, दूसरी क्लास के बच्चे को बोलूंगा कि भाई बच्चों बिल्ड चलाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, भाई देख देख के बता दो। npm रन बिल्ड हम यहां पर कर सकते हैं। सो मैंने npm रन बिल्ड किया तो देखो कंट्रोल सी किया, कौन सी कमांड चल गई, भाई देख देख के सीख सकते हैं। जब ये कमांड npm रन डेव से चल सकती है तो ये कमांड काई से चलेगी, npm रन बिल्ड से। ये कमांड काई से चलेगी, npm रन स्टार्ट से चलनी चाहिए। देखते हैं npm रन स्टार्ट चला के देखते हैं, देखो चल गई कि नहीं चल गई, अरे चल गई, ये कमांड चल गई ना, चल गई। तो सीधी सी बात है, स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है की लेवल पर, उसको चलाने के लिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, npm रन द की नेम। सो जो भी है, मैं इस नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को चलाना चाहूंगा, यहां पर एक क्लियर कमांड चला रहा हूं, अगर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ आ जाए, एरर आ जाए, तो क्या लिख सकते हो, क्लियर इंटर, तो आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद npm रन डेव, है ना, पैकेट डॉट जेसन सामने खोल के रखनी है, डेव कमांड चलाई मैंने और ये आपका प्रोजेक्ट चल गया। अब इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए ये आपको पोर्ट नंबर दे रहा है, ये कॉपी किया मैंने, ये नोटपैड में आया, ये जैसे ही आप npm रन डेव करोगे, npm रन डेव आपने किया, जैसे ही आपने npm रन डेव किया, उसने आपके प्रोजेक्ट को, उसने आपके नेक्स्ट.जेएस को इस पोर्ट पे चला दिया 3000, ठीक है ना, उसने आपके प्रोजेक्ट को किस पे चला दिया, 3000 पे चला दिया। ये लोकल होस्ट है, ठीक है ना, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया। तो इस यूआरएल को आप कहां ओपन करेंगे, ब्राउजर के अंदर। ये ब्राउजर में मैं गया और देखना, ये मैं हिट कर रहा हूं और यहां से मैं टर्मिनल देखूंगा, यहां से मैं टर्मिनल देखूंगा। इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ही आप हिट करोगे थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा, तो ये देखो ये पूरा आ गया। इसको एक आध बार और रिफ्रेश करना, तो ये देखो ये पूरा नेक्स्ट.जेएस का ये पेज आ गया। सो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है npm रन डेव करने के बाद, ये आपके नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, फ्रंट एंड के बैक एंड, वेरी गुड, फ्रंट एंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वेबसाइट पर दिखता है, जो ब्राउजर में दिखता है, वो जनरली फ्रंट एंड ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट को मैंने चलाया और ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये मेरी वेबसाइट का क्या है, फ्रंट एंड। आप फ्लिपकार्ट ओपन करो, फ्लिपकार्ट पे परचेसिंग करते हो, ये फ्लिपकार्ट पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट का क्या है, ये फ्रंट एंड है। आप अमेजोन पे चले जाओ भाई, अमेजोन पर ये अमेजोन का ये जो कुछ भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दिस इज फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड वो इंटरफेस होता है जिससे कस्टमर इंटरैक्ट करते हैं, यूजर इंटरैक्ट करता है, समझ में आया। सो और इस फ्रंट एंड को बनाने के लिए मैंने बताया है, बेसिक लैंग्वेज जो शुरुआत होती है, द फर्स्ट लैंग्वेज इज HTML, ठीक है ना। सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी होती है, HTML ही होती है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये जो कुछ भी पेज दिख रहा है, ये बना किससे है, बेसिक लैंग्वेज कौन सी हो गई, HTML ही हो गई। तो उसका पता करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाओगे, एलिमेंट्स पे जाओगे और ये देखो ये सारा जो दिखाई दे रहा है ना, ये HTML का स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है। एलिमेंट सेक्शन पे जाना और देखो HTML, हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, मैन, ये दिखाई दे रहे हैं। ये सारी कोडिंग किस लैंग्वेज की है भाई, HTML की। दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने की सबसे बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, HTML। शुरुआत करनी है HTML से ही होगी, समझ में आया। अब इस HTML को मुझे चेंजेस करना है, यहाँ पर मुझे इन वर्ड्स को चेंज करना है, तो आपको फिर अपने इसके नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को आपको समझना होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम समझे तो देखो, ये हमारा वर्क स्पेस है, ये एरिया क्या कहलाता है, वर्क स्पेस, है ना। इस वर्क स्पेस में आपको कुछ फोल्डर दिखाई दे रहे हैं और कुछ फाइल्स दिखाई दे रही हैं।
ठीक है ना। अगर आपको फोल्डर फाइल्स देखनी है तो इस प्लस बटन पर क्लिक करना और ls-l करके देखना, ls करके देखना, ठीक है ना। तो यहां पर देखना यही जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है यहीं पर लिस्ट फॉर्मेट में मिल गई आपको, जिसमें आप देखना किसी किसी के आगे डी लिखा हुआ है, किसी के आगे डैश लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो डी डी जिसके आगे भी लिखा हुआ है वो क्या है? डायरेक्टरी है। अगर स्टार्टिंग में डी लिखा हुआ है तो भाई वो क्या होगी? डायरेक्टरी। अगर स्टार्टिंग में डैश लिखा हुआ है और बाद में कुछ है तो वो क्या होगी सर? फाइल होगी। समझ में आया? ये readme.md बताओ क्या है? ये readme.md नाम की क्या है भाई? देख देख के बता दो। फाइल। पैटर्न समझा रखे मैंने, और मैंने भी सीखा है तो इन्हीं पैटर्न से ही सीखा है भाई सब कुछ, ठीक है ना। सो फाइल है ये डायरेक्टरी, इसकी पहचान करने के लिए आपको टर्मिनल में ls कमांड चलानी है और उसमें आपको डी पहले कैरेक्टर के लिए देखना है, सिर्फ पहला वाला कैरेक्टर, बिल्कुल लेफ्ट वाला फर्स्ट को देखेंगे सिर्फ। अगर फर्स्ट डी है तो डायरेक्टरी है, और अगर फर्स्ट क्या मिल जाए? डैश मिल जाए तो फाइल है, ठीक है ना। हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें तो हो गई मेरी फाइल्स, और बाकी की ऊपर हो गई मेरी डायरेक्टरी। तो मेरे पास एक src नाम की डायरेक्टरी है। src नाम की डायरेक्टरी है क्या फाइल है? देख के बता दो। ये डायरेक्टरी है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है सर? डी लिखा हुआ है। तो मैं src के अंदर गया, इसके अंदर में अब src के अंदर जाऊं मैं, cd src में गया, इंटर किया, ls कमांड फिर से चलाई, तो देखो इसके अंदर src नाम की डायरेक्टरी के अंदर फिर क्या मिला मुझे? ऐप नाम की डायरेक्टरी मिली कि फाइल मिली? डायरेक्टरी मिली, है ना। फिर cd ऐप के अंदर गया, मैं अंदर गया, फिर ls किया, अब देखो उसके अंदर मुझे क्या मिला? मुझे सारी फाइल्स मिल गई। समझ में आया? तो फोल्डर के अंदर जा जाके ls कर करके एक एक चीजें बतानी है रोज से कि सर ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है, ये फाइल है, ये इसके अंदर में ऐसे गया, देख देख के फॉलो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, whenever you start a Next.js project, first entry file that loads is, सबसे पहली जो एंट्री फाइल है, जैसे ही आपने कमांड को npm run dev किया तो जो सबसे पहली फाइल जो लोड होगी सिस्टम के अंदर वो कौन सी होगी? वो यहां पर आपके बेसिकली ये page.js, ठीक है। सो page.js, ये layout.js, तो जो सबसे पहली फाइल लोड होगी वो layout.js है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर आपको एक पीपीटी बता रहा हूं, ये पीपीटी मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। एक पीपीटी है यहां पर हमारे पास, ये Next.js वाली, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? Next.js। इस Next.js के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है वन बाय वन, ठीक है। सो इसमें इस पीपीटी की शीट नंबर 61 पर जाना है आपको, और मैंने यहां पर फ्लो बता रखा है, एक फ्लो बता रखा है कि जब भी आप npm run dev करते हो सबसे पहली एंट्री फाइल जो लोड होती है वो layout.js होती है। सबसे पहली फाइल कौन सी लोड होती है? layout.js, ठीक है ना। उस layout.js के बाद में जो फर्स्ट पेज जो लोड होता है वो page.js से लोड होता है, ठीक है ना। सो इसको यूं समझिए कि जैसे ही मैंने npm run dev कमांड चलाई, मैं cd डॉट डॉट करके बाहर जा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ही मैंने npm run dev कमांड में चलाऊंगा तो सबसे पहले कौन सी फाइल लोड होगी सिस्टम में? उसके बाद दूसरे नंबर पे वो किसको लोड कर रहा है? page.js। तो जो भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, जो भी कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है अभी, ये जो भी कंटेंट है ये किसकी मदद से दिखाई दे रहा है? पेज की मदद से, ठीक है ना। क्योंकि ये वो पेज है, और ये पेज जिस स्ट्रक्चर में लोड हो रहा है वो कौन सा है? वो लेआउट है। लेआउट के अंदर पेज लोड हो रहा है, तो बाहर वाला जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कौन होगा?
वो लेआउट होगा, और अंदर जो पेज आपको दिखाई दे रहा है वो किसकी मदद से वो डिस्प्ले होगा आपको, पेज डॉट जेएस। तो बताओ मुझे इस पेज के अंदर अगर इस टेक्स्ट को चेंजेस करके मेरा नाम लिखना है तो मैं लेआउट में जाके चेंजेस करूंगा कि अंदर जाके पेज में चेंजेस करूंगा? पेज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो वो वही लेआउट डॉट जेएस फाइल भी अवेलेबल है और पेज भी अवेलेबल है। तो मुझे अपना टेक्स्ट रियल में अगर चेंज करना है तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, पेज के अंदर। अब यहां पर आप ये स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर को आप केयरफुली देखेंगे तो यहां पर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके काम में आएगा। आप एक्सटेंशन में जाना और आपको यहां पर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है फोल्ड लेवल, ठीक है ना। फोल्ड लेवल नाम का एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। ये ब्लू कलर का फोल्ड लेवल डेंजे करके है, ये बहुत काम का है, मैं बहुत यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इंस्टॉल करना है मतलब करना है। ये क्या काम में आएगा आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा, सर इतना काम का टूल बताया सर ने। तो इस फोल्ड लेवल को आप क्या कर लेना, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करते ही बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आपको ये कुछ नंबर्स दिखाई देंगे 1 से लेके 7 तक। ये क्या काम करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। किसी भी पेज को आप ओपन करना, वो फोल्ड लेवल इंस्टॉल करने के बाद किसी भी पेज को आप ओपन करना, और ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इस नंबर में अगर 1 को क्लिक करोगे तो पूरा सोर्स कोड क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स मतलब बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप 7 पर जाओगे तो वो पूरे सोर्स कोड को खोल के रख देगा सामने, ठीक है ना। तो ये फोल्ड लेवल एक्सटेंशन क्या कर रहा है, आपके सोर्स कोड को खोल रहा है, बंद कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी कोडिंग होने के बाद डेवलपर फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है ना, इसलिए हम फोल्ड लेवल को यूज कर रहे हैं। ये लेवल 1 का फोल्ड हो गया। लेवल 1 का फोल्ड मतलब बेसिकली आपके कोड में क्या चल रहा है, आप ऊपरी तौर पे ब्रॉड व्यू पर आप देख सकते हो कि यार ये है क्या, है ना, ये पेज डॉट जेएस में एक्चुअल में है क्या। तो आपने ये चीज देखी यहां पर। इस पेज डॉट जेएस के पूरे कोड को आपको हटाना है, पूरे कोड को आप हटा देना। और आपको एक एक्सटेंशन और बता रहा हूं जो आपके काम का है। पहला देखो मैं पूरी लिस्ट बना देता हूं, वो आप आंख बंद करके इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले। तो पहला जो VS कोड एक्सटेंशन, पहला जो एक्सटेंशन मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए आज क्या बोला, फोल्ड लेवल VS कोड। दूसरा जो एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूं, रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक है। यहां पर आप रिएक्ट स्निपेट्स लिखेंगे, आप क्या सर्च करेंगे, आप रिएक्ट स्निपेट्स करके आप सर्च करना। यहां पर ये रिएक्ट स्निपेट्स मैंने लिखा और ये रिएक्ट स्निपेट्स करके मेरे पास यहां पर ये आ गया, ठीक है। सो यहां पर एक होगा, ये एक्सटेंशन होगा ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेना, एक आध और इसको भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। रिएक्ट स्निपेट्स वाले एक दो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना, जिसमें मेनली ये वाला है, सो ये आप कर सकते हैं, रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक है, ये वाला DS, ये वाला। तो मैं इसकी लिस्ट भी बना देता हूं ना, इसमें से ढूंढ के ये वाला आप इंपॉर्टेंट करना। और इसका ऑथर कौन है, इसका ऑथर का नाम लास्ट में मैं यहां पर लिख देता हूं। ये राउंड ब्रैकेट में लिखा है, ये उसका ऑथर का नाम है। और दूसरा ये सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, बर्क हॉलैंड। ये किसने बनाया, बर्क हॉलैंड ने बनाया, मतलब ये उसका डेवलपर होगा। हो सकता है ये मैंने बनाया होता तो किसका नाम आता, अनिल डॉलर का नाम आता। मैंने नहीं बनाया, किसने बनाया, बर्क हॉलैंड ने बनाया। कहाँ रहता है मेरे को भी नहीं पता, बट अपने को पता है ये टूल बहुत काम का है और डेली बेसिस पर हमारे बहुत काम में आता है। तो ये बर्क हॉलैंड वाला जो टूल है ये यहाँ पर हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये स्निपेट आप यूज कर लेना। उसके बाद जो आप पेज डॉट जेएस पे जाना और आप लिखना RFC। क्या लिखोगे, RFC, आपको लिखना है RFC और इंटर करना। RFC इंटर करते ही आपका एक रेडीमेड कोड आ जाएगा जिसे हम स्निपेट बोलते हैं, रिएक्ट स्निपेट कोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अब आप सेव करेंगे, आउटपुट में जाएंगे और आप रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहां पर ये पेज आ गया। वो पूरा जो पेज था डिफॉल्ट पेज, उसको पूरे को ब्लैंक, उसकी पूरी कोडिंग को उड़ा देना। उसकी पूरी कोडिंग उड़ा दी,
वो जो भी कोड आ रहा था उसकी पूरी कोडिंग उड़ा दी और सिर्फ क्या लिखना है अपने को, RFC लिखना है। ठीक है ना, यहां पर आपने लिखा RFC लिखा और आपको टैब की प्रेस करना है। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर देखना आप RFC और मेरे लैपटॉप पे टैब की होती है, उस टैब की को जैसे ही प्रेस करोगे तो ये रेडीमेड कोड आ जाएगा। तो रेडीमेड कोड को बोलते हैं स्निपेट। क्या बोलते हैं, स्निपेट। तो इस स्निपेट वाले कोड को मैं लेके आ गया, सेव किया। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये क्या चीज है, ये सब कुछ समझ में आएगा। और इस पेज को रिलोड करना, तो देखो ये पेज लिखा हुआ है, इस पेज की जगह ये देखो ये div टैग मिल गया आपको HTML का। मतलब मैंने आपको बताया ना कि भाई फ्रंट एंड में जो कुछ भी दिख रहा है वो उसकी जो बेसिक लैंग्वेज वो कौन सी होती है, HTML होती है। मतलब यहां पर मुझे अपना नाम लिखना है तो HTML का टैग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ये div का स्टार्ट और div का क्लोज ये कौन सी लैंग्वेज का कोड है, HTML का है। इसकी जगह मैं H1 यूज कर सकता हूं। बचपन में पढ़ा होगा आपने H1। ठीक है ना, H1 क्या होता है, हेडिंग। ये बड़ा आ गया। इस पेज की जगह मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं अपना नाम लिख सकता हूं। सेव किया, ब्राउजर में गए, ये आ गया। समझ में आ रहा है। मैंने सक्सेसफुली Next.js के पहले पेज को चेंजेस किया। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि Next.js का फ्लो बताइए, आप Next.js कैसे स्टार्ट होता है, उसका फ्लो क्या है। तो बेसिकली आप शॉर्ट में आप बोल सकते हैं npm run dev। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो फाइल लोड होती है layout.js लोड होती है, और दूसरे नंबर पर कौन सी लोड होती है, page.js। ठीक है ना, तो दिस इज द फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहां पर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। आपने लिखा npm run dev लिखा, तो ये किसको लोड करेगा, सबसे पहले layout.js फाइल को लोड करेगा, और उसके अंदर किसको लोड करेगा, वो page.js को लोड करेगा। ठीक है ना, उसके अंदर लोड करेगा। ये इस फ्लो को मैं कुछ इस तरीके से बताता हूं। ठीक है ना, page.js जाके उसके अंदर लोड होती है, इसलिए मैंने एरो का डायरेक्शन इधर दे दिया। तो सबसे पहले जो लोड हुआ वो layout.js, एक बॉक्स लोड होगा, और उस बॉक्स के अंदर क्या लोड होगा, page.js लोड होता है। तो ये इस तरीके से इसका फ्लो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुआ। अब इस कोड को आपने देखा, इस कोड में आपने देखा ऊपर ही ऊपर यहां पर आप गए, और दिस इज योर रिएक्ट कोड। ये आपका जो है, ये किसका कोड है, ये आपका रिएक्ट का कोड है। अब लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था, ठीक है ना, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई Next.js के अंदर बिल्ट इन क्या है, React.js हैज बिल्ट इन React.js। तो रिएक्ट का कुछ भी कोडिंग होगा तो वो बेसिकली क्या कंट्रोल कर रहा होगा, फ्रंट एंड। या फ्रंट एंड में जो ये फ्रंट एंड में जो मेरा नाम दिखाई दे रहा है, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, रिएक्ट ही कंट्रोल कर रहा है। और रिएक्ट में वो कौन सा, यही पेज कंट्रोल कर रहा है। ये जो page.js ये क्या है, ये रिएक्ट का पेज है। समझ में आया। तो जैसे ही npm run dev करते हैं तो रिएक्ट का पेज लोड हो जाता है किसके अंदर, layout.js के अंदर। ये फ्लो याद रखना, ये रिएक्ट का पेज लोड हुआ हमारा। ठीक है ना, और इस पेज में मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उस पेज में जाके मुझे चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस में करने के लिए मैं यहाँ पर RFC लिखूंगा। ठीक है ना, RFC। तो रिएक्ट का जो पेज है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्ट पेजेस। आप जो रिएक्ट का जो पेज बना रहे हो, रिएक्ट का जो पेज बना रहे हो, जो रिएक्ट का पेज जो है मेरा, अभी मेरे नेक्स्ट के अंदर उस रिएक्ट के पेज को मैं क्या कह रहा हूं, बताओ, page.js। रिएक्ट के पेज को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, RFC की मदद से बना सकते हैं और RCC की मदद से बना सकते हैं। ठीक है ना, इनका फुल फॉर्म क्या है, भाई इतना याद रखना, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है ना, तो मैं अपने Next.js के अंदर जो पेज बना सकता हूं, जो भी पेज बनाना है, मैं 2 चीजों की मदद से बना सकता हूं। या तो मैं रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू बना सकता हूं, या रिएक्ट क्लास कंपोनेंट की मदद से बना सकता हूं। रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। ठीक है ना, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट ये अब हो गया है ओल्ड, ये हो गया है एक्सपायर। एक्सपायर हो गया, एक्सपायर मतलब इस तरीके को अब डेवलपमेंट में स्मार्ट लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, मतलब टेक्निक, पेज बनाने की 2 टेक्निक होती थी, जिसमें से जो RCC वाली जो टेक्निक है वो अब यूज नहीं होती, कोई भी इंजीनियर यूज नहीं करेगा। मैं भी आपको स्टार्टिंग ट्रेनिंग के टाइम पे तो मैं आपको सिखा दूंगा, मगर पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको किसके थ्रू बना के बताऊंगा आगे चल के,
आरएफसी से ही बना के बताऊंगा। क्योंकि हमारा ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आज आपको आरएफसी के थ्रू भी मैं अपना नाम शो करके बता देता हूं। ये देखो आरएफसी मैंने लिखा और यहां पर मैंने H1 में अनिल डॉलर लिखा, सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, अनिल डॉलर आ रहा है। ये अनिल डॉलर किसकी किसकी मदद से आया? आरएफसी की मदद से। और मुझे आरसीसी की मदद से करना है, पूरे कोड को हटाया, आरसीसी लिख के टैब की प्रेस करना है। और इसमें उसी div की जगह आप क्या कर दो, अनिल डॉलर अपना फिर से नाम लिख दो, सेव करो, ब्राउजर में जाओ, रिएक्ट करो, तब भी आपको आउटपुट, ठीक है ना। यहां पर कुछ एरर आ गई है, ये कुछ हटा देता हूं मैं, कंपोनेंट में हटा देता हूं, ठीक है ना। तो बेसिकली अब देखो ये चल नहीं रहा है, अभी ये प्योर रिएक्ट होता तो ये चल जाता कोड, मगर ये चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बस आपको क्या यूज करना है, फिर आरएफसी ही यूज करना है। आरएफसी नेक्स्ट जेएस के अंदर आराम से चल जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि भाई नेक्स्ट के अंदर पेज बनाने के लिए रिएक्ट की दो टेक्निक होती है, आरएफसी होती है और आरसीसी। और आरसीसी को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है भाई, ये ओल्ड है, ये एक्सपायर हो गई है, इसके थ्रू अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपका पेज चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, एरर बहुत सारी आ सकती है। तो अपने को इसको यूज बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको मैक्सिमम जो पेजेस बनवाएंगे फ्रंट एंड के नेक्स्ट के अंदर, किसकी मदद से बनवाएंगे? आपको आरएफसी की मदद से ही बनवाएंगे। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, और मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर देता हूं। तो मैं देखो गिटहब पे गया, github.com/new, और मैंने आज मैंने जनवरी 6 2026 नेक्स्ट JS Day 1 ये इस नाम से रिपोजिटरी बनाई। डिस्क्रिप्शन में गया, क्रिएट रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया और ये मेरी रिपोजिटरी लिंक रही, और मैं टर्मिनल पे गया, CLS किया मैंने, और यहां से मैं करूंगा git init, ठीक है ना। कितनी कमांडें होती हैं? 5 कमांड होती है। पहली कमांड git init, दूसरी कमांड कौन सी होती है? git remote add origin, git remote add origin, और उसके बाद repo link, उसके बाद git add dot, उसके बाद git commit। कमिट में आप अपना वो लिखते हैं git commit -m, और उसके बाद लास्ट कमांड हमारी पुश वाली, git push origin, ब्रांच का नाम, तो ब्रांच का नाम मेरा मास्टर हो जाएगा, ये मेरी मास्टर ब्रांच यहाँ पर आ गई, ये मेरा सोर्स कोड यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो सोर्स कोड अपलोड करना, ये करना, ये सब चीजें मैंने बता दिया है।